Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल स्टेट डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने कोलाइडल स्टेट का जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस कोलाइड्स की बताई थी, जिसमें यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हमने बताया था कि बहुत सारे मेडिसिन्स ऐसे हैं जो हम कोलाइडल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्गाइरोल, कोलाइडल एंटिमनी, कोलाइडल गोल्ड सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सारे मेडिसिन्स हैं और जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फूड आर्टिकल्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आइस क्रीम्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, बटर है, मिल्क है, ये भी कोलाइडल फॉर्म में होते हैं जिस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फॉग, मिस्ट और क्लाउड्स का बनना जो है दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स। रादर फॉग जो होता है या मिस्ट या क्लाउड या स्मॉग जो होते हैं, ये सारे की सारी कोलाइडल फॉर्म्स हैं। इसी तरह से हमने एक और एप्लीकेशन पढ़ी थी कि आर्टिफिशियल रेन जो हम कभी कभी बरसाते हैं, तो वहाँ पर भी यही कोलाइडल फॉर्म या कोलाइड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि बादल जो होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, उनमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड होते हैं कोलाइडल फॉर्म में, यानी क्लाउड्स कोलाइड्स होते हैं। और जब यही छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके बड़ा वाटर ड्रॉप बनाते हैं, तब जाके ये ज़मीन पर बारिश की सूरत में उतरते हैं। तो चूँकि आम हालात में जो क्लाउड है ये कोलाइड है, पार्टिकल्स जो वाटर की इसमें है सस्पेंडेड छोटे होते हैं। तो अब हमें इन्हें कंडेंस करना है, इनको मिलाना है, इनका साइज बढ़ाना है, तो हम इन क्लाउड्स पे सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड जो होता है आयोनाइज होके इन मॉलिक्यूल्स की वाटर ड्रॉप्स की चार्ज को ख़त्म करके इन्हें एक दूसरे के करीब कोagulation हो जाने पर मजबूर करता है, और फिर ये प्रेसिपिटेशन इसकी हो जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होकर इनका साइज बढ़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह से डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पर दरिया और समंदर आपस में मिलते हैं, वहीं पर डेल्टा बन जाता है। कल मैंने आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि रिवर वाटर में भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, और सी वाटर में भी बहुत सारे अयान्स होते हैं कोलाइडल फॉर्म में। और जब ये वाटर्स, रिवर वाटर और सी वाटर एक दूसरे के कंटेक्ट में आ जाते हैं, ये आपस में कोagulation करते हैं, तो कोagulation की वजह से जो पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स जो होते हैं ये डेल्टा का शक्ल अख्तियार करते हैं, ट्रायंगल जैसी शक्ल अख्तियार करते हैं, जिससे हम डेल्टा कहते हैं अक्सर केमिस्ट्री में। जैसे मैंने बताया था आपको डेल्टा एच, डेल्टा ई, तो इसके बारे में आप पहले से जानते ही हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये डेल्टा जैसी शक्ल बन जाती है, इसलिए हम इसको डेल्टा कहते हैं। इसी तरह से कल इसमें हमने पढ़ा था कि जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो है दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। मैंने कहा था जब आप स्पेस से बाहर जाते हैं फिर आसमान नीला दिखाई नहीं देता है बल्कि ब्लैक दिखाई देता है। तो एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो दरअसल आफताब से आई हुई रोशनी के वेव्स को सेकेटर करती हैं, तो फिर ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा सेकेटर होके हमारी आंखों में आ पड़ता है, जिसकी वजह से हमें यही ब्लू कलर दिखाई देता है। इसीलिए आसमान भी दूर से ब्लू दिखाई देता है। और मैंने आपको कहा था कि जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, उन पे जो दरख्त वगैरह हैं वो भी हमें ब्लू ही लगते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि दरख्त जो होते हैं उन पे जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मगर फिर भी ब्लू दिखाई देते हैं। इसकी भी बड़ी वजह यही है जो लाइट सेक्टर होकर हम तक पहुंच जाती है, दैट इज़ ब्लू कलर। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कोलाइड्स की, तो मैं यहाँ पर उनको में से चंद एक के तो मैं आपको सिर्फ नाम बता दूंगा, क्योंकि उनके बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो कोलाइड्स हैं, और एक दो के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा ताकि
आप समझ जाएंगे कि जो कोलाइड्स हैं इनकी क्या इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। तो फिलहाल यहाँ तक तो 6 एप्लीकेशन आ चुकी थी ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब मैं एक और एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ ब्लड। ब्लड जो है इट इज़ आल्सो ए कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड जो है इट इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आपने पढ़ा होगा एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिनाइड्स, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है ब्लड में, और वो जो फाइब्रिनोजिन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल साइज होता है ब्लड में वो, या सेल्स जो होती हैं हीमोग्लोबिन वगैरह उनका साइज भी इसी कोलाइडल रेंज में आ जाता है। इसलिए ब्लड जो है इसको कोलाइड ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए ब्लड पे चूंकि पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे अपनी चार्ज होती है, तो वो चार्ज जो है जब हम वो चार्ज ख़त्म कर देते हैं तो फिर कोगुलेशन हो जाती है। तो इसीलिए ब्लड जो है ये जो इसमें प्रोटीन्स फाइब्रिनोजिन वगैरह हैं, जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो ये क्लॉट हो जाते हैं। या अगर हम इस ब्लड पर फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन अप्लाई करेंगे उससे भी कोगुलेशन हो जाती है। तो ब्लड जो है ये एक कोलाइडल सोल्यूशन है। इसी तरह से एक और पॉइंट है, एप्लीकेशन है ये भी, जो आपने पहले से पढ़ी है, क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। अब ये भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया कि जब हम सोप मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जब इनकी कंसंट्रेशन CMC तक आ जाती है, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन तक आ जाती है, फिर ये माइसल्स बनाते हैं। तो वो माइसल्स जो होते हैं वो कोलाइडल साइज़ के होते हैं, और जिस वक़्त सोप डर्ट रिमूव करती है फ्राम क्लोथ्स, तो उस वक़्त भी ये सोप मॉलिक्यूल्स डर्ट के इर्द गिर्द माइसल बनाते हैं, तो फिर सफाई करने में मदद कर रहे हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है जिसको हम स्मोक स्क्रीन कहते हैं। स्मोक स्क्रीन, ये जो स्मोक स्क्रीन है ये एक्चुअली वार्स में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज स्मोक स्क्रीन आर यूज्ड इन वॉरफेयर। तो ये स्मोक स्क्रीन क्या होता है, बल्कि अगर कहा जाए स्मोक स्क्रीन जो है इट इज ए कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस। यानी कुछ सब्सटेंसेस का कोलाइडल डिस्पर्शन बनाया जाता है, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का टाइटेनियम ऑक्साइड का डिस्पर्शन बनाया जाता है, जो एज ए वार स्क्रीन स्मोक स्क्रीन का काम देता है। यानी एक्चुअली इस तरह से आप समझ जाएंगे, जब वार्स में दुश्मन से छुपने के लिए या दुश्मन को धोखा देने के लिए या दुश्मन से अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस किया जाता है। आप जानते हैं जंग में दो अपोजिट जो मतलब फौज होती है, अपोजिट कंट्रीज़ की जो फौज होती है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जंग में। तो अब अगर एक ग्रुप का एक फौजियों का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से छुपना चाहता है या उनको अपनी किसी एक्शन से बेखबर रखना चाहता है, तो उनके दरमियान वो एक स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करते हैं। यानी स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, उस स्मोक की वजह से एक दूसरे की एक्शन को नहीं देख पाते हैं। तो उस दौरान वो अपने आप में जो कोई भी एक्शन नहीं करनी हो वो कर लेते हैं। तो स्मोक बीच में लाया जाता है। वो स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है इसको आयर में इस तरह से आयर में यूज़ किया जाता है कि ये स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो उस स्मोक की वजह से ये अपोजिट फौजी जो होते हैं, आर्मी जो होती हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। इन्हें हम वार स्क्रीनर्स कहते हैं, स्मोक स्क्रीनर्स कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके अलावा यहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, इंडस्ट्रीज़ में भी इन कोलाइड्स का बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो इनको हम अक्सर अलग तरीके से लिखते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, इसमें दो चार बातें होंगी।
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी इंडस्ट्रीज में कोलाइड्स का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल, आप जानते हैं बड़े बड़े शहरों में जो सीवेज हमारे घरों से बाहर आता है, तो फिर ये सीवेज जो होता है अंडरग्राउंड ड्रेन्स के ज़रिए ये सीवेज प्लांट तक पहुंचाया जाता है। सीवेज प्लांट में एक स्पेशल ट्रीटमेंट इस सीवेज को दिया जाता है ताकि इस सीवेज में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाएं पानी से, और पानी अलग हो जाता है। यानी पानी से सीवेज में जो डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं, वेस्ट मटेरियल जो है, वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए सीवेज प्लांट में इसको एक प्रोसेस के ज़रिए गुजारा जाता है। तो उस सीवेज प्लांट में क्या किया जाता है, एक्चुअली जो सीवेज घरों से बाहर आता है इसमें जो डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कोलाइडल साइज़ की होती हैं, कोलाइडल साइज़ की वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इन कोलाइडल साइज़ की इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये ऐसे खुद ब खुद तो पानी से अलग नहीं हो जाएंगी। इनको निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इस पानी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए बड़े बड़े प्लेट्स लिए जाते हैं, उन प्लेट्स के बीच में से पानी को गुजारा जाता है। वही प्लेट जो होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जाता है। इस तरह से वो प्लेट्स जो होते हैं वो प्लेट एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोड्स, कैथोड या एनोड। और फिर जो सीवेज में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे क्या चार्ज होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप जानते हैं, जिस इलेक्ट्रोफोर्स में आपने पढ़ा है। तो फिर ये सीवेज के कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्लेट्स की तरफ चला जाता है, इलेक्ट्रोफोर्सेस इनकी हो जाती है, प्लेट्स पे इनकी इलेक्ट्रोफोर्सेस हो जाती है। तो जब ये रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाते हैं, रेस्पेक्टिव प्लेट के पास पहुंच जाते हैं, वहां पर इन कोलाइडल पार्टिकल्स की चार्ज जो होती है वो चार्ज कैंसल हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। तो जिस वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आके कोगुलेट हो जाते हैं। तो जब ये कोगुलेट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेन सीवेज से अलग हो गए, यानी जो बाकी पानी बचता है वो पानी कोलाइडल पार्टिकल से फ्री होता है, साफ पानी होता है। फिर हम उस पानी को साफ पानी के सोर्स के साथ मिला सकते हैं। इस तरह से ये जो सीवेज में कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स, गंदगी जो होती है, इसको हम निकालते हैं। तो इसको हम सीवेज डिस्पोजल कहते हैं। तो ये सीवेज डिस्पोजल सीवेज प्लांट्स में होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोफोर्सेस के ज़रिए ये कोलाइडल पार्टिकल सीवेज से अलग किए जाते हैं। इसी तरह से एक और यूज़ है इसका, दैट इज़ इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाटर तो प्योर होना चाहिए, मगर हर वक्त ये वाटर बिल्कुल प्योर नहीं होता है। इसमें अक्सर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो होती हैं वो रिजर्व टैंक में तो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम, मगर जो कोलाइडल साइज की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद प्रेसिपिटेट नहीं हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाटर में जिसमें ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, इसमें हम थोड़ा सा अलम डालते हैं, अलम डिज़ॉल्व करते हैं। आप जानते हैं अलम जो है इसमें अल्मीनियम पार्टिकल्स, अल्मीनियम आयन्स होते हैं। ये अल्मीनियम आयन जो होते हैं अलम में, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स जो पानी में हैं उन पे ये एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब हो, आपने पढ़ा प्रोसेस, तो क्यों एडजॉर्ब होते हैं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है इन पे अपनी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इन पे होगी, अल्मीनियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स पे एडजॉर्ब होके इनकी चार्ज कैंसिल कराते हैं। जब चार्ज कैंसिल हो गई
तो इन पार्टिकल्स पे जब चार्ज कैंसिल हुई तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे हमने पहले ही कहा है कि ये जो लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये रिपल करते हैं, तो जिसकी वजह से सस्पेंडेड रहते हैं। अब जब चार्ज ख़त्म हो गई, अब ये पार्टिकल क्लोज आके एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होके इनका साइज और मास बढ़ जाता है और वो सेटल होते हैं एट द बॉटम। तो इस तरह से जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कोलाइडल साइज की सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो हैं वो इस पानी में भी नीचे प्रेसिपिटेट कोगुलेट हो जाते हैं, और ऊपर जो पानी रहता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। इस पानी को हम डिकेंट कर सकते हैं, डिकेंटेशन कर सकते हैं, और डिकेंटेशन के ज़रिए हम साफ पानी हासिल करते हैं। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है इसमें भी कोलाइड्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन, स्मोक प्रेसिपिटेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर स्मोक जो है एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। स्मोक जो है एज ए बाई प्रोडक्ट, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए वहाँ पर जो हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल्स जो हैं चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, जो भी हो, जब उनकी कंबशन हो जाती है, एनर्जी तो इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो स्मोक प्रोड्यूस होती है दैट इज़ ए बाई प्रोडक्ट। तो उस स्मोक में वो जो स्मोक होती है, धुआं जो होता है, उसमें कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कार्बन के पार्टिकल्स उसमें होते हैं, स्मोक में पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये स्मोक जो है, स्मोक एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पार्टिकल जब मिल जाते हैं तो ये काला धुआं बन जाता है, जिसको हम स्मोक नाम देते हैं। तो ये जो धुआं है, स्मोक जो है, इट कंटेन्स इन इट कार्बन पार्टिकल्स बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो अब अगर ये स्मोक एयर में यूं ही छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, हाई लेवल पोल्यूशन हो जाता है। if we will let the smoke to go into the air without removing the smoke particles or carbon particles from it, तो फिर इसी स्मोक कार्बन पार्टिकल्स की वजह से इस एयर में स्मॉग बनता है या फॉग बनता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स बनते हैं। तो इस हार्मफुल पोल्यूटेंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम इस स्मोक में से कार्बन पार्टिकल्स को अलग प्रेसिपिटेट कर लें। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर कहते हैं। क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर उसे कहा जाता है। ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर जो है ये हमें स्मोक पार्टिकल्स के साथ साथ दूसरे डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करने में भी मदद करता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअली कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से फिर बाद में मैंने कहा कि अगर ये ऐसे ही एयर में चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम करते हैं, पोल्यूशन प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए ज़रूरी बनता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स हम इस एयर में से निकाल लें। तो निकालने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। ये क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर होता क्या है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम एक बॉक्स कहिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, जिसमें हम एक साइड से स्मोक इंट्रोड्यूस करते हैं और इस बॉक्स में बीच में हम एक वायर लगाते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट पास करने। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें हम इस तरह से शेल्फ लगाते हैं इस वायर के इर्द गिर्द, जो एज इलेक्ट्रोड एक्ट करता है, इसके इर्द गिर्द हम शेल्फ लगाते हैं। तो शेल्फ लगाने से क्या हो जाता है कि जो एयर हम इंडस्ट्री से जो एयर आता है, स्मोक जो आता है, वो स्मोक हवा में पास करने से पहले हम इस प्रेसिपिटेटर में से गुजारते हैं। तो होता क्या है, जब स्मोक हम एंटर कराते हैं इसमें, यहाँ से हम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रोड जो है, ये वायर जो है या रॉड जो है,
it attains some charge, either negative charge or positive charge, that will depend upon the fact with which electrode of the battery you connect it. तो यहाँ से जो स्मोक हमने इंट्रोड्यूस की, इस स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उन पे अपनी चार्ज होगी, तो जाहिर सी बात है फिर ये स्मोक पार्टिकल जो हैं इस क्वार्टरनर प्रेसिपिटेटर में एंटर होके ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके ये अपनी चार्ज खो देते हैं, ये कैंसल इनकी चार्ज हो जाती है, विद द रिजल्ट इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और जो बाकी एयर बाद में बाहर आ जाता है दैट इज फ्री फ्रॉम impurities, free from suspended impurities, free from smoke particles and other dust particles. तो यहाँ से यानी क्वार्टरनर प्रेसिपिटेटर से बाहर आने के बाद हम इस एयर को चिमनी में पास करते हैं, तो फिर चिमनी से जो एयर बाहर आ जाता है दैट इज फ्री फ्रॉम कार्बन एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। इस तरह से जो एयर या जो स्मोक फिर हवा में जाता है तो वो इम्प्योरिटी से या पोल्यूटेंट से पाक होता है, पार्टिकल से पाक होता है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री जो होती हैं इनका जो स्मोक है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहता है। अब अगर ऐसे ही जाने दिया जाए तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी पोल्यूटेंट्स जो एयर में चले जाते हैं, तो उसमें से कुछ खतरनाक किस्म के पोल्यूटेंट्स भी वजूद में आ जाते हैं। तो इस तरह से स्मोक प्रेसिपिटेटर जो हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी यही कोलाइड्स का प्रिंसिपल या कोलाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फोटोग्राफी है। हालांकि आज फोटोग्राफी का नया ज़माना आया है। पहले जो फोटोग्राफी इस्तेमाल होती थी उसमें फोटोग्राफिक फिल्म्स इस्तेमाल हुआ करती थी। उन फोटोग्राफिक फिल्म्स में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता था। तो वो सिल्वर ब्रोमाइड जो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था वो भी कोलाइडल सोल्यूशन इस्तेमाल होता था, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। आज हम उस तरह की फिल्में जो हैं फोटोग्राफी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जो हमारी रबर इंडस्ट्री है, जो आप जानते हैं जो रबर हम इस्तेमाल हासिल करते हैं फ्रॉम रबर ट्रीज दैट इज obtained एज लेटेक्स ऑफ रबर ट्रीज। वो जो लेटेक्स जो है दैट कंटेन्स रबर पार्टिकल्स इन इट इन कोलाइडल साइज, रबर पार्टिकल्स इन कोलाइडल साइज। तो इस तरह से रबर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। या लेदर इंडस्ट्री जो है, लेदर इंडस्ट्री में भी लेदर इंडस्ट्री में जो हम लेदर की टैनिंग करते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब हुआ हार्डनिंग ऑफ लेदर। यानी जो हम लेदर हासिल करते हैं फ्रॉम एनिमल्स वो एक्चुअली सॉफ्ट लेदर होता है। हार्डनिंग ऑफ लेदर जो है उसे हम टैनिंग कहते हैं। ये टैनिंग जो है इसमें भी कोलाइडल का या कोलाइडस का जो प्रिंसिपल है या जो नॉलेज ऑफ कोलाइडस है वही इस्तेमाल होती है। दरअसल जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लेदर हम हासिल करते हैं फ्रॉम द हाइड ऑफ एनिमल्स, लेदर जो हम जैसे काऊ का लेदर है या और जो दूसरे किस्म के जानवर हैं उनसे जो लेदर हमें हासिल होती है वो एक्चुअली सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट लेदर होने की वजह से उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन द कोलाइडल साइज। अब जब हम इनकी टैनिंग करते हैं, टैनिंग में हम इस लेदर को ट्रीट करते हैं एक और कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स अपोजिट चार्ज होती है उन पे एज दैट ऑफ लेदर। इन लेदर में जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं इनकी एक चार्ज होती है, और जो टैनिंग के दौरान हम दूसरा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसमें वो भी कोलाइडल रेंज का होता है, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज अपोजिट होती है टू दैट ऑन द लेदर पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स इन लेदर। तो जब ये दो लेदर और वो सॉल्यूशन टैनिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है व्हेन दे टू कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, तो वो एक दूसरे की चार्ज कैंसिल करके एक दूसरे को कोगुलेट करते हैं। तो कोगुलेशन जब होती है जाहिर सी बात है पार्टिकल्स जो होंगे वो लार्जर साइजर बनेंगे, तो उस वजह से कोगुलेशन के जरिए वहाँ पर जो लेदर बनता है वो हार्ड हो जाता है। पहले सॉफ्ट होता था पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से, अब ये लेदर जो है ये हार्ड बन जाता है। तो हार्ड बनने को हम टैनिंग कहते हैं। तो इस तरह से टैनिंग में हम ये इस्तेमाल करते हैं। टैनिंग ऑफ लेदर में
कोलाइडस का ही प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें पेंट इंडस्ट्री है, इंक इंडस्ट्री है, सिंथेटिक प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तकरीबन कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें हमें कोलाइडस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, या जो नॉलेज ऑफ कोलाइडस है उसकी नॉलेज जो है इन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह से कोलाइडस जो हैं ये कोई मामूली सा टॉपिक नहीं है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, और आपने देख लिया कि इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ही अहम रोल है। तो इस तरह से हमारा जो ये कोलाइडस का टॉपिक था ये इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है, और अब सरफेस केमिस्ट्री में हमारा आखिरी टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। कैटालिसिस जो है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो कैटालिसिस की जहाँ तक ताल्लुक है, कैटलिस्ट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो हम केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्शन की रेट तो ये इंक्रीज करते हैं, मगर खुद ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। या आप यूं कह सकते हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होता है। जितना कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया है और जिस फॉर्म में इस्तेमाल किया है, ये कैटलिस्ट उसी फॉर्म में और उतनी ही तादाद में मौजूद होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कैटलिस्ट जो है it is a chemical substance that can change the speed of a chemical reaction without being used itself at the end of the reaction। यानी at the end of the reaction इस पे कोई तब्दीली नहीं होती है। कैटलिस्ट जो है the substances which are used to change the rate of the reaction, to change the rate यानी speed of a reaction। यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिए, मैंने लिखा टू चेंज द रेट। चेंज होने का मतलब है रेट बढ़ भी सकती है और रेट कम भी हो सकती है, मगर जनरल में आप ये याद रखिए जब हम टर्म कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट टर्म हम अक्सर उन ही सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। तो कभी कभी कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो रेट डिक्रीज करते हैं, तो उनके लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके हम देख लेंगे। तो फिलहाल आप ये हम लिखते हैं चेंज द रेट, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो रेट कम भी करते हैं। जनरली कैटलिस्ट रेट इंक्रीज करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो रेट डिक्रीज करें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा चेंज द रेट। चेंज मींस either increase or a decrease in the rate of the reaction takes place. So substances which can change the speed or rate of a chemical reaction without itself undergoing any change in mass and chemical composition। यानी ये जो कैटलिस्ट है इसके केमिकल कंपोजिशन में या इनके मास में कोई चेंज नहीं होती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। Such substances are called as catalysts। और ये जो फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ यूजिंग द कैटलिस्ट चेंजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन by the catalyst is called as catalysis। The phenomena is called as catalysis। तो आप समझ गए, यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इन कैटलिस्ट्स की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, मगर खुद इनके मास पर या इनके कंपोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस रिएक्शन की रेट चेंज करते हैं मगर खुद उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट्स कहते हैं। कैटलिस्ट्स की एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है जो हम रिएक्शन कराते हैं KClO3।
डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 जो है ये डिकम्पोज होके KCl और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये रिएक्शन जो है ये हो जाती है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 653 टू 873 केल्विन। इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। KClO3 डिकम्पोज हो जाता है, पोटेशियम क्लोरेट बनाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब अगर हम यही रिएक्शन कराएंगे डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यही रिएक्शन हो जाती है एट ए टेम्परेचर ऑफ 473 टू 633 केल्विन। और फिर क्या होता है, एक तो ये कि रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस एट ए लोअर टेम्परेचर, और दूसरी बात यह है कि रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। पहले यहाँ पर डिकम्पोजिशन विदाउट मैग्नीज डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा था at a higher temperature and slowly, but the same reaction takes place at a faster rate and at lower temperature but in presence of मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसलिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, दिस मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है ये ऐसा ही होता है जैसे हमने इस्तेमाल शुरू में जब हमने रिएक्शन में ये डाला था इस्तेमाल करने के लिए, जो मास और जो कंपोजिशन उस वक्त इसका था वही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी रहता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आती है। इस तरह से मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट जो हैं जैसे हम अभी बात कर रहे थे दो तरह के होते हैं। एक वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, उन कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। दोज कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट दोज विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जब हम इनको रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेंगे, दोज विच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे अभी आपने देख लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इस एतबार से पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड चैम्बर प्रोसेस, या हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिए ये दोनों कैटलिस्ट जो हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये दोनों कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक है लेड चैम्बर प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस का नाम है कंटैक्ट प्रोसेस। जब आप पी ब्लॉक में हम जाएंगे तो पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस, वहां पर आप देखेंगे हम वहां पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, ये दोनों एक्ट करते हैं एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से आयरन हम इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, वहां पर आयरन का इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये आयरन जो है इट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसलिए ये दोनों जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, आयरन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिन रिएक्शंस की मैंने एग्जांपल दी, इनमें ये एक्ट करते हैं एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये हो गया एक टाइप कैटलिस्ट का। तो दूसरा टाइप जो होगा जो रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने पहले ये बताया कि कैटलिस्ट जो होता है इट चेंजेस द रेट। चेंज का मतलब हुआ इंक्रीज भी करना और डिक्रीज भी करना। अब जो कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करते हैं उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट्स कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट्स। तो जनरली जो कैटलिस्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्शंस में वो अक्सर और बेशतर पॉजिटिव कैटलिस्ट्स ही होते हैं। हम पॉजिटिव कैटलिस्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, हम जनरली नेगेटिव कैटलिस्ट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एक्ट करते हैं एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्लाइसेरॉल लेंगे, ग्लाइसेरॉल जो है इट एक्ट्स एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2 ये डिकम्पोज होके वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। तो इसकी डिकम्पोजिशन रेट जो है इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं इफ वी विल कैरी द रिएक्शन
in presence of glycerol या in presence of estenolide या in presence of phosphoric acid. glycerol या estenolide या मैंने बता दिया estenolide या phosphoric acid, ये तीनों सब्सटेंसेस जो हैं ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिक्रीज करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट्स एक्ट करते हैं। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म जो है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म की डिकम्पोजिशन है, इसकी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी अल्कोहल की मौजूदगी में डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, decrease of rate of decomposition in presence of chloroform, this is also an example of negative catalyst. तो इस तरह से कैटलिस्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। कैटलिस्ट्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट्स, दूसरे नेगेटिव कैटलिस्ट्स। दैट विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शन which the catalysts control, whether the catalyst helps in increasing the rate of the reaction or decreasing the rate of the reaction. If rate of the reaction is increased by using a catalyst, then such a catalyst is called as positive catalyst. Whereas if a catalyst decreases the rate of the reaction, as I have given some examples, they are negative catalysts. But remember, generally whenever we talk of catalysts, when we use the term catalyst in itself means that substance which increases the rate of the reaction. It is not used for negative catalysts. तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है कैटलिस्ट के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम कैटलिस्ट के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में प्रमोटर्स और पॉइजनस पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स पढ़नी है, इसमें होमोजीनस कैटलिस्ट्स, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट्स, और फिर हम ये देखना है कि जो कैटलिस्ट है ये रेट ऑफ द रिएक्शन तो इंक्रीज करता है, तो हमने ये देखना है कि कैसे हाउ ए कैटलिस्ट enhances the rate of the reaction without being used during the reaction. तो खुद इस्तेमाल हुए बगैर ही ये कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, तो इसके बारे में थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट जो है इसके बारे में भी हमें बात करनी है। और फिर इसके बाद हमें एंजाइम्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। तो इस तरह से अभी 1-2 दिन 3 दिन तक हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा, तो उसी के साथ हमारा ये जो यूनिट होगा ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर से आपसे कहूँ, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आ गई हो, तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।